वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसमें हम जो करेंगे वो डिजीज़ एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेफ ऑरियस करेंगे। बेसिकली जो डिजीज़ होती हैं जो कॉज करवाती हैं स्टेफिलोकोकस, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक पायोजेनिक, दूसरी टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़। ठीक हो गया जी। अब जो पायोजेनिक डिजीज़ हैं उसमें जो पहले पहले हैं वो हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस। ठीक है जी। अब इसमें जो है इसमें वैरायटी ऑफ द डिजीज़ हैं। उसमें पहले पहले क्या हैं, एप्सिस हैं। ये आपको मोटी मोटी इसमें बस आपको कैटेगरी याद हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। उसमें दो एप्सिस हो गई, एमपीटी को हो गया और फॉलिकुलाइटिस हो गई, और उसके अलावा सेल्यूलाइटिस हो गई और फ्रंकल्स हो गए। ठीक है जी। अब ये हैं स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, याद रखने हैं आपको। उसके अलावा एक पॉइंट है, एक ये नेक्रोटाइजिंग जो है ना, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है वो कौन से काज करवाते हैं, सीवियर एंड नेक्रोटाइजिंग severe necrotizing and soft tissue infections caused by methicillin resistance staph aureus। ठीक है। और दैट प्रोड्यूस, ये हमने बात जो एक्सोटॉक्सिन में भी की थी, जो पीवी लिकोसाइडिन प्रोड्यूस करती है स्टेफ ऑरियस, वो जो है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। ठीक है। और उसमें भी जो कम्युनिटी अक्वायर्ड होती है, एक होती है मेडिसिन रेजिस्टेंस हो गई, मेडिसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस, वो हॉस्पिटल अक्वायर्ड भी हो सकती है, मतलब हॉस्पिटल से किसी को लग गई है, या कम्युनिटी अक्वायर्ड भी। और उसमें से भी जो कम्युनिटी अक्वायर्ड है, मतलब सी ए मतलब कम्युनिटी अक्वायर्ड MRCA आर द मोस्ट कॉमन काज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो दूसरी है सेप्टिसीमिया भी काज करवा सकती है ये, सेप्टिसीमिया और इंडोकार्डाइटिस भी। अब इंडोकार्डाइटिस में ये है कि जो नॉर्मल इंडोकार्डाइटिस मतलब जो वाल्व होते हैं ना, उनकी जो इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसे बाइकस्पिड वाल है, ट्राइकस्पिड वाल है या आयोटिक वाल्व है, उनकी जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ऑन द नॉर्मल, अगर जो नॉर्मल वो वाल्व हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के अपने नॉर्मल वाल है, ऑन नॉर्मल वाल, मोस्ट कॉमन काज ये हैं, मोस्ट कॉमन काज स्टेफ ऑरियस है। बट जो हम प्रोस्थेटिक वाल्व लगवाते हैं ना, प्रोस्थेटिक वाल्व मतलब किसी के हमने वाल रिपेयरमेंट की है, उसको हमने आर्टिफिशियल वाल जो बना के उसको लगाया है, तो उसको प्रोस्थेटिक वाल बोलते हैं ना। अब जो प्रोस्थेटिक वाल पे अगर इंडोकार्डाइटिस हो रही तो उसका मोस्टली काज जो है ना, मोस्टली बाय इसकी जो दूसरी फैमिली है स्टेफ एपिडर्माइडस, वो काज करवाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो उसमें ना एपिडर्माइडस काज करवाती है। ठीक है। और उसके बाद है ऑस्टियोमाइलाइटिस भी काज करवाती है ये, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी काज करवाती है ये। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट सर्जिकल वुंड्स, पोस्ट सर्जिकल वुंड्स। ठीक है, ये करवाती है। और लास्ट में है अपनी नमूनिया भी करवा सकती है ये। और उसके अलावा ये कंजक्टाइवाइटिस भी काज करवा सकती है। ठीक है। अब इसमें जो ये आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट सर्जिकल वुंड्स ये, और एंडोकार्डाइटिस का आपको मतलब जो नॉर्मल वाल है उस पर कॉमन काज ये होती है, तकरीबन जो प्रोस्थेटिक होती है उसमें एपिडर्माइटिस होती है, और जो है ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस
ये आपको याद रखने हैं। अब उसमें जो टॉक्सिन मीडिएटेड में उसमें फर्स्ट जो है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने मैं आपको बताया था कि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कौन सा काज करवाता है, वो काज करवाता है अपना इंटीरियो टॉक्सिन जो है फूड पॉइजनिंग काज करवाता है। और इसका हमने इंक्यूबेशन पीरियड भी आपको बताया था, वो कितना है, 1 to 8 आवर्स हो सकता है, ठीक है। और ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है, हीट लेबल है, हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें फूड पॉइजनिंग इसकी में क्या होती है, इसमें प्रोमिनेंट वोमिटिंग होती है, प्रोमिनेंट वोमिटिंग होगी, ये आपको याद रखना है। और वाटरी एंड नॉन ब्लडी डायरिया होगी, वाटरी एंड नॉन ब्लडी मतलब उसमें ब्लड नहीं होगी, डायरिया होगी, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया फूड पॉइजनिंग की करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद दूसरी जो है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में वो हमने आपको बताया था कि ये कौन काज करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन टीएसटी काज करवाता है। और इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, हाइपोटेंशन होगा, पेशेंट हाइपोटेंसिव होगा, और डिफ्यूज मैक्यूलर सनबर्न लाइक रेशेज होंगे, ठीक है। अब इसमें जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अगर हम लिखने पीएफ समझ लीजिएगा ना, वो क्या है, टेम्पन यूजिंग फीमेल्स, ठीक है। अगर अब किसी को अगर है कि एक फीमेल है, उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं और वो टेम्पन यूज़ कर रही है, और उसको ये कैरेक्टर हाइपोटेंसिव हो गया है, डिफ्यूज़ और मैक्युलर सनबर्न लाइक रेशेज हो गए हैं, तो उसको क्या है, और वो किसकी वजह से, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में, और वो टीएसटी की वजह से हो रहा है, ये से बीसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है इसका जो है स्किन स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये कौन काज करवाता है, काज बाय एक्सफोलिएटिन काज करवाता है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, फीवर होगा और लार्ज बुले होंगे, ठीक है। और उसके अलावा एर्थमाइटस होगी, स्किन मतलब रेड हो जाएगी, मैक्यूलर रेश, एर्थमाइटस मतलब रेडिश हो जाएगी ना। और ये बुल्लस एमपीटी को भी काज करवाती है अगर हम लोकलाइज प्रोडक्शन और एक्सफोलिएटिन की, बुल्लस एमपीटी को काज करवाएगी ऑन लोकलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्सफोलिएटिन, ठीक होगा जी। ये डिजीज़ हो गई। अब इसके में ट्रीटमेंट आ जाती है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में पहले पहले जो चीज़ आती है वो है अपनी के 90% जो होती हैं स्ट्रेंस स्टेफ आरियस की, वो क्या होती हैं, पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होती हैं। अब पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हैं पेनिसिलिन जी से, तो पेनिसिलिन जी जो है हम उनमें यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या हम करते हैं कि वो ट्रीटेड विद दी जो पेनिसिलिन बीटा लैक्टेमेज से रेजिस्टेंस होते हैं वो यूज़ करते हैं हम, ट्रीटेड विद दी बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक दी नेफ्सिलिन, मेथिसिलिन, ठीक है। अब देखें 90% स्टूडेंट क्या है, रेजिस्टेंस पेनिसिलिन जी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिलिन जी से रेजिस्टेंस, क्योंकि उनमें बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन होती है। बीटा लैक्टेमेज क्या करेगा, जो बीटा लैक्टेमेज एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन है, उसको तोड़ेगी, मतलब उसको उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाएंगी। तो हम कुछ पेनिसिलिन है जो बीटा लैक्टेमेज से रेजिस्टेंस होते हैं, नेफ्सिलिन एमर्सिलिन वो यूज़ कर सकते हैं। बट दूसरी पॉइंट ये है
कि 20% जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो क्या हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस हैं, MRCA जिनको बोलते हैं हम। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस ऐसे हैं, या तो मतलब जो नेफ्सिलिन है, नेफ्सिलिन रेजिस्टेंस ऐसे हैं, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस हैं और तो उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है वेंकोमाइसिन, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, वेंकोमाइसिन ड्रग एंड कैन बी यूज जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन ये याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द MRC एंड NRCA वेंकोमाइसिन कैन बी यूज जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन कैन बी यूज, ठीक है, हो गया जी। अब इसमें जो रेजिस्टेंस आती है वो इम्पॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस कैसे आती है, मैकेनिज्म ऑफ द रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि ये चेंज करती हैं, चेंज इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PB, ठीक है। अब ये कैसे चेंज करती हैं, इनके लिए जो जीन होता है वो जो मेक ए जीन है ना, ये याद रखना है आपका कि ये कहाँ मौजूद कहाँ पे होता है, ऑन दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये आपको याद रखना है कि जो मेक ए जीन होता है ये आ सकता है, मेक ए जीन इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। और इसके जैसे क्या होती है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो उसमें चेंज आती है, और उसके जैसे जो है ना इनमें हम मेथिसिलिन और नेफ्सिलिन काम नहीं करते, तो उनके लिए हम वेंकोमाइसिन या जेंटामाइसिन यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि कुछ बैक्टीरिया में क्या है कि स्टेफ ऑरियस की स्ट्रेन में वो वेंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस है, जिनको हम बोलते हैं वेंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफ ऑरियस और वेंकोमाइसिन फुल रेजिस्टेंस ऐसे स्टेफ ऑरियस, ठीक है। अब ये भी आ गई हैं, अब इनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इनके लिए ट्रीटमेंट है डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन है इनके लिए ट्रीटमेंट, कैन बी यूज क्यूनिप्रिसिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन, ठीक है, ये हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारी मतलब टॉप स्किन में जो मतलब सॉफ्ट टिश्यू या स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। वो कौन सी हैं, मिप्रोसिन, ठीक है, उनके लिए क्या है, मिप्रोसिन है, और ये इफ़ेक्टिव फॉर स्किन इन्फेक्शन से, स्किन इन्फेक्शन से, ये याद रखना है। और इसके लिए प्रिवेंशन में नो वैक्सीन है, और जिसके मतलब ये स्टेफ ऑरियस है वो मोस्टली जो कॉलोनाइज करती है वो नोज़ में करती है, तो हम उसके लिए हम इंट्रानेजल म्यूप्रिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनका कैरियर जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ट्रीटमेंट में मोस्टली क्या है, पहले तो आपको याद रखना है कि 90% जो है वो पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंस हैं, तो उनके लिए हम नेफ्सिलिन या मेथिसिलिन यूज़ करते हैं। फिर ये बात आ गई कि नेफ्सिलिन और मेथिसिलिन के भी जो सम स्ट्रेन है वो रेजिस्टेंस है, फिर उनके लिए कौन से हम यूज़ करते हैं, मतलब MRC NRC के लिए वेंकोमाइसिन है ड्रग ऑफ चॉइस, और जेंटामाइसिन कैन बी यूज, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसे है कि वो उनमें क्या है कि मेक ए जीन जो होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में होता है, और उसके जैसे प्रोटीन बाइंडिंग जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उनमें चेंज आ जाती है, तो उसके जैसे ये जो मेथिसिलिन और नेफ्सिलिन है वो काम नहीं कर पाती, तो इसलिए हम वेंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं। अब सम स्ट्रेन जो है ना फिर वो वेंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफ ऑरियस आ गई या वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, उनके लिए हम डेप्टोमाइसिन या क्यूनोप्रेसिन और डाल्फोप्रेस्टिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स मिप्रोसिन हम यूज़ करते हैं। तो इधर जो है हमारी एंटी जो है स्टेफ ऑरियस कंप्लीट हो गई सारी, हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। पहले तो हमने उसके प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़, और उसके अलावा उसके लेबॉर्ट्री फाइंडिंग और कल्चर मीडिया और उसके वेलनेस फैक्टर को डिस्कस किया, फिर हमने उसके एक्सोटॉक्सिन्स को डिस्कस किया है, फिर हमने उसके डिजीज़ और ट्रीटमेंट को डिस्कस किया है। होप सो आपको ये सारा जो सीरीज़ है स्टेफ ऑरियस को पसंद आया होगा, ठीक है। और इधर आपको इंशाल्लाह आप जो स्टेफ ऑरियस बुक में लिखी हुई है उसमें पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे ही आप नोट्स बना लें, ठीक है। मैं आप ये जो है नोट्स सारे अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक है चैनल पे, वो आप उधर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें,
ठीक है, उधर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।